Good evening, everyone. We now start the class straight away. मॉर्निंग में कुछ क्रोम का इशू हो गया था. दैट्स वाई द क्लास कुड नॉट बी हेल्ड. जो कल हम लोगों की क्लास थी दैट वाज रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आज हम लोग का टॉपिक था अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट. तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट will depend upon the answer that whether amendment act amendment act is also law, whether amendment act passed under article 368 is law within the definition of article 13 clause 2 or not. Because if amendment act made under article 368 by parliament comes within the definition of law in article 13(2), then amendment act cannot amend any fundamental rights. और अगर आर्टिकल 368 में जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट, जो अमेंडमेंट पास करती है, अगर वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कैटेगरी में नहीं आता है, देन अमेंडमेंट एक्ट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. अगर एक बार आर्टिकल 13(2) क्लॉज पढ़ लीजिए तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पढ़ लीजिए. क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause to the extent of contravention be void. अर्थात राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बना सकता जो कि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है. और अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो कि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, उस सीमा तक मतलब वो पार्ट उस लॉ का वॉइड अर्थात शून्य घोषित कर दिया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि हम लोगों ने कल किया था. तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर आर्टिकल 368 में बना हुआ लॉ 13(2) में लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, और अगर नहीं आएगा तो कर सकता है. इसी क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में किया है, तो कई बार डिफरेंस ओपिनियन हुआ है, तो इवोल्यूशन हुआ है इसका, वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, इसका इवोल्यूशन हुआ है. तो एक ब्रीफ कल हम लोगों ने बताया भी था मैंने आप लोगों को. तो जरा प्रश्न लिखिए. तो अरेंज क्रोनोलॉजिकली, निम्नलिखित को क्रमबद्ध करिए. 17th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 31 क्लॉज ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, आर्टिकल 31 क्लॉज बी, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971,
केशवानंद भारती केस, सज्जान सिंह केस, 9th शेड्यूल नवीं अनुसूची, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, मतलब भविष्य में जो नियम, जो रूलिंग, जो लॉ भविष्य से लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। इनको जरा क्रमबद्ध करिए तो, और लास्ट में लिख लीजिए प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द अमेंडमेंट एक्ट। इनको क्रमबद्ध करिए जरा फास्ट। एक सवाल एवरी ईयर, हर साल एक प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में इससे आएगा, प्रीलिम्स में एवरी ईयर एक या दो आएगा, हर साल आता है, और मेंस से भी अक्सर आ जाता है। तो जिस क्वेश्चन को हम लोग आज डील करने वाले हैं, जिस इशू को, that law has been established, that principle has been established through evolution of case law। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है और केस लॉ के जरिए ये चीज आपकी उभर के आई है। सबने किया इसको? सब लोग कर ले रहे हैं? देखिए, जो भी प्रिंसिपल्स थ्रू इवोल्यूशन इवॉल्व हुए हैं, उसमें जितने केस लॉज इन्वॉल्व है, जितने फैक्ट्स इन्वॉल्व है, वो दैट यू मस्ट नो, तभी वो आएगा। कर पा रहा है कोई? आपको पहले भी कल कल कुछ बताया था, बेयर एक्ट आपके सामने है ही, और इन आर्टिकल्स को मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और कहा था जितने भी प्रिंसिपल्स आप बाद में करने शुरू करेंगे, घुमा फिरा कि यही आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे। है कोई कर पा रहा है? रमाकांत, शिवम, वर्षा, शीतल, निशा, धत्रीश, आशीष, कोई भी, प्रशांत? ये तो जो मैंने कल लिखा है, बाकी नहीं बता रहे हैं आप लोग, ये तो जो मैंने कल लिखाया था वही आपने लिख दिया। चलिए ट्राई, बेयर एक्ट खोल के ट्राई करिए, याद कर लेना है आपको। एक क्लास करने का हम लोग का पर्पस है कि आपको बातें समझ में तो आई जाए, याद भी आप लोग को हर चीज हो जाए। आज के बाद या जब से हम लोग क्लास स्टार्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का या सीआरपीसी का, कोई भी एग्जाम देने जाए, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे पीसीएस जे हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे हायर एजुकेशन का, जहां भी लॉ के बारे में कोई सवाल आए तो आप करने में सक्षम रहे। अगर आप ना सवाल कोई कर पाए तो फिर कोई ना कर पाए, तब तो तैयारी है। उस उद्देश्य से हम लोग क्लास कर रहे हैं, एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। अब कोर्स भी कंप्लीट होगा और फिर तो केवल सिलेबस कंप्लीट करना हम लोग टारगेट नहीं है, आप एग्जामिनेशन में अच्छा करें, दैट इज द टारगेट।
अभी लगता है कुछ लोग क्लास में नहीं आए हैं। ओके ओके। रमाकांत नहीं दिख रहे हैं। शीतल नहीं दिख रही हैं। शीतल गंगवार, रमाकांत सिंह, ये दो नहीं दिख रहे हैं। सेविंग ऑफ सर्टन लॉज स्टार्टिंग में लिखा दिया था आपको जब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। तो सेविंग ऑफ सर्टन लॉज कैटेगरी में है, मतलब 31A, 31B, 31C के अंतर्गत जो कानून जो विधियां बनेंगी, दे हैव बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 13(2), उनको अनुच्छेद 13(2) से बचाया गया है। क्योंकि 13(2) कहता है कोई भी कानून बनेगा अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा तो दैट विल बी वॉइड। लेकिन 31A, 31B और 31C में जो लॉ बनेगा, इवन दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, तो वो लॉ वैलिड माना जाएगा। तो आप देखेंगे 31A, 31B और 31C वो प्रोविजंस हैं जो कि वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देते हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देते हैं। वो प्रोविजंस है 31A, 31B, 31C में। लेकिन क्रमबद्ध करना एग्जाम, अल्टीमेटली तो एग्जाम देना है आपको, एग्जाम में क्रोनोलॉजी और लिखना भी है। चलिए मैं लिखाता हूँ। सबसे पहले जो आपका है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 31 कैपिटल ए जोड़ा गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 31B जोड़ा गया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही 9th शेड्यूल जोड़ा गया। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी में आ जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फिर 31 कैपिटल ए, 31 कैपिटल बी और 9th शेड्यूल। फिर इनको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में, इसी ग्राउंड पर कि ये आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत आकर वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए इनको शून्य किया जाए। तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया था चीजों को, तो चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल 13(2) का वायलेशन है, तो शंकरी प्रसाद में चैलेंज किया गया ये। इसके बाद आपका फिर 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, फिर इसमें इशू आया ये वाला, और इसको सज्जान सिंह केस में चैलेंज किया गया। और 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 का एक पहलू आपका गोलकनाथ केस में भी चैलेंज किया गया, जिसमें कि गोलकनाथ केस ने शंकरी प्रसाद और सज्जान सिंह केस को ओवररूल कर दिया।
मतलब जो सिद्धांत प्रतिपादित सर्वोच्च न्यायालय ने किया था शंकरी प्रसाद और सज्जान सिंह केस में, दैट वाज ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ केस। और इस केस में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जो कि एग्जाम्स में खूब आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि इसके पहले जो लॉ स्टैब्लिश हो गया, लेकिन अब जो गोलकनाथ केस में हम लोग कह रहे हैं, जो कि 6 वर्सेस 5 जजेस, मतलब 11 जजेस थे, 6 एक तरफ 5 एक तरफ हो गए थे, इन सब ने प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का सिद्धांत दिया। तो गोलकनाथ केस, और एक सवाल और आता है गोलकनाथ केस पर, इवोल्यूशन तो पूरा आता ही है, क्रमबद्ध करिए। एक सवाल और आता है जिसको कि स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर देते हैं कि पार्लियामेंट के पावर्स पर लिमिटेशन किस वाद ने सबसे पहले डाला? विच केस द सुप्रीम कोर्ट पुट लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट? संसद के शक्तियों पर किसमें सीमा, किसने सीमित कर दिया, किसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए पहली बार? दैट वाज गोलकनाथ केस। जब ये केशवानंद भारती केस में भी बात आई थी, ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया कोर्ट ने कि लिमिटेड पावर इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंद भारती केस में भी लिमिटेशन लगाया, लेकिन सबसे पहले गोलकनाथ केस ने। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रिंसिपल कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ था, बट क्रोनोलॉजी और जो एग्जाम में एस्पेक्ट आता है। फिर आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, और इसमें आया कि अमेंडमेंट बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन दैट बिल। ये प्रश्न अक्सर आता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अमेंडमेंट बिल, इन सारे बिल्स को लेकर प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं। तो अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर अगर जाएगा राष्ट्रपति के पास, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन दैट बिल। ये बात आपके 24th अमेंडमेंट से आई, पहले नहीं थी। एंड देन 24th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज इन केशवानंद भारती केस। जिसमें कि इशू था आपका अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संशोधन। इसी में इशू था आपका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संसद की सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता। और फिर तभी इसी आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। When 24th Amendment Act was challenged in Keshwanand Bharati case, then the Supreme Court gave the theory of basic structure, से बोलते हैं उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर्स थ्योरी। और अभी तक के हमारे इतिहास के सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ है 13 जजेस की। 7 जजेस एक तरफ थे, 6 जजेस एक तरफ। और बेसिक स्ट्रक्चर हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट को चेंज कर सकती है, बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर इस संविधान की सर्वोच्चता को बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हैज बीन मेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी है। अब हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा फास्ट लिख लीजिए तो क्रोनोलॉजी जो मैंने लिखा है बिना उसको देखे हुए, जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसरिंग करिए, तो क्रमबद्ध करने वाली आंसरिंग।
अब सबने कर लिया इसको, सब लोग कर ले रहे हैं अब तो आप अरेंज कर ले रहे हैं। हाँ, सबने कर लिया। तो हम लोग इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपका आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B आया। बेयर एक्ट निकाल के देखिए तो आर्टिकल 31A और 31B में क्या है। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ही 9th शेड्यूल भी आया। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारे देश में संसद सबसे पहले कब गठित हुई? When was first जनरल इलेक्शंस हेल्ड? और हमारे संसद का गठन, लोकसभा का गठन कब हुआ था पहला? खूब एग्जाम्स में आता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, पहले आम चुनाव कब हुए थे और पहले लोकसभा गठन कब हुआ था? 52, 1952। और कोई? अगर 1952 में लोकसभा बनी थी 51 वर्षा, अगर 52 में अगर पार्लियामेंट हमारी पहली बार गठित हुई थी, लोकसभा पहली बार आया था, तो हमारा ये अमेंडमेंट कैसे हो गया 1951 में? जबकि आपने 368 में पढ़ा हुआ कि अमेंडमेंट कैन बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट। संविधान में संशोधन केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट ही आपकी 52 में बनी तो 51 अमेंडमेंट कैसे आ गया? ये किसी के पास है कोई आंसर? कोई बता सकता है? पहला अमेंडमेंट 1951 में ही कैसे हो गया? When the parliament was constituted for the first time in 1952। तो पार्लियामेंट कब गठित हुई थी पहली बार? पार्लियामेंट was constituted for the first time in 1952, that is correct। शिवम ने जो आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। तो पहला अमेंडमेंट 51 में ही कैसे हो गया? तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा जो हमारी थी, दैट वाज प्रोविजनल पार्लियामेंट। वो प्रोविजन, जब तक पहली लोकसभा, पहली संसद हमारी नहीं बैठी थी लोकसभा राज्यसभा की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट फॉर द कंट्री। देश के लिए प्रोविजनल संसद की तरह हमारी संविधान सभा ही काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने की संविधान बनाया, वही प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह वर्क करती रही जब तक कि पहली गठित नहीं हो गई। और पहला अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कर दिया था। करेक्ट। अब देखिए क्या आर्टिकल 31A और 31 कैपिटल है, 31 कैपिटल बी में, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट जोड़ा गया, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉ बनाया जाएगा 31A और 31B में, 31B है 9 शेड्यूल के लिए, 31 में है अगर कोई लॉ बनाया जाए, जो भी पर्पस दिया हो 31 कैपिटल ए में, जो भी लॉ बनाया जाएगा और वह 14 और 19 का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, तो भी वह शून्य नहीं होगा। और यही बात 31B में लिखा हुआ है, कोई लॉ अगर 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा, वह मौलिक अधिकारों के आधार पर चैलेंज नहीं होगा, 14 या 19 के आधार पर चैलेंज नहीं होगा। ऐसा है? क्लियर बात ये? तो फिर आर्टिकल 13(2) के आधार पर दिस अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड।
कि 13(2) कहता है कि स्टेट कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होगा, और बनाएगा तो वह शून्य घोषित हो जाएगा। इसको चैलेंज किया गया ये कहते हुए कि पार्लियामेंट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पार्लियामेंट राज्य की परिभाषा में आता है। और 13(2) की लॉ की परिभाषा में आता है। अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है, पार्लियामेंट स्टेट की डेफिनेशन में है, और अमेंडमेंट एक्ट जो है लॉ की डेफिनेशन में आता है। इसीलिए कोई भी अमेंडमेंट ये बना है तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 13(2) का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो संसद की एक संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वह ऑर्डिनरी विधायी शक्ति नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। और आर्टिकल 13(2) में जिस लॉ की बात की जा रही है वह उस लॉ की बात की जा रही है जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बनता है, जो सामान्य विधायी प्रक्रिया से बनता है जो कानून, उसके लिए है 13(2). मतलब से ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास हो जाता है। 368 में तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल लॉ जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 368 में जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत जो लॉ बनता है वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, वह संसद की विधेय संविधायी शक्ति के अंतर्गत बना है। अतः आर्टिकल 368 के में जो कानून बनता है वह 13(2) में दिए गए लॉ की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 13(2) केवल उस लॉ के लिए है जो सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट के लिए लागू नहीं होता है वो। और 368 जो आपका है वह ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, इसलिए आप अमेंडमेंट बिल द्वारा फंडामेंटल राइट्स का संशोधन कर सकते हैं। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद केस held that amendment law made under Article 368 is not a law for the purpose of Article 13(2). अनुच्छेद 13(2) में लॉ की परिभाषा के अंतर्गत ये नहीं आता है, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स का संशोधन आप कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 का, उसमें बात आई, फिर ये मुद्दा आया आपका कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं कि नहीं। देन सुप्रीम कोर्ट अगेन said what it has said in the शंकरी प्रसाद केस। सर्वोच्च न्यायालय ने सज्जान सिंह केस में फिर अपनी वही बात पुनः दोहराई जो सर्वोच्च न्यायालय ने शंकर प्रसाद केस में व्याख्या अपनी की थी कि अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, सामान्य विधि नहीं है, और 13(2) की लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। दैट मीन्स शंकर प्रसाद also said and Sajjan Singh case also said that fundamental rights can be amended by an amendment act because it is not an ordinary law, और यह 13(2) की लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। Then came the case of गोलकनाथ केस। देखिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी 17th अमेंडमेंट एक्ट ही चैलेंज हुआ। और 6-5
11 जजेस की बेंच थी। 6-5, 6 बनाम 5 न्यायाधीशों के द्वारा इस पर निर्णय दिया गया और इस वाद में भी पुनः चैलेंज किया गया और उसी बात पर कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 12 में स्टेट है और अमेंडमेंट एक्ट 13(2) में लॉ की कैटेगरी में आता है, इसलिए अमेंडमेंट नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत उसको सॉवरन पावर्स पार्लियामेंट को नहीं दिए जा सकते। और एक बात और कही कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में इतने पवित्र प्रावधान हैं कि इनके साथ किसी प्रकार का भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः आर्टिकल 368 भी ऑर्डिनरी लॉ है, मतलब ऑर्डिनरी लॉ भले ना हो, 368 में केवल एक प्रोसीजर दिया हुआ अमेंडमेंट एक्ट का। 368 में लॉ के लिए कोई विशेष पावर नहीं दिया गया है जो कि 13(2) का ऊपर माना जाए। तो कोर्ट ने कहा कि 368 में केवल एक स्पेशल प्रोसीजर अमेंडमेंट का, लेकिन वह 13(2) की लॉ की कैटेगरी में आएगा और फंडामेंटल राइट्स इतने महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स को ये भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो कहा कि सॉवरन पावर नहीं दिया जा सकता 368 के तहत। 368 में कोई पावर नहीं दिया गया पार्लियामेंट को, केवल एक प्रोसीजर अमेंडमेंट का। और फंडामेंटल राइट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको परिवर्तित अमेंड आप नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि 368 ऑर्डिनरी लॉ, मतलब 13(2) में केवल ऑर्डिनरी लॉ आता है और 368 वाला नहीं आएगा, अगर ऐसी बात होती तो इस एक्ट में कह दिया जाता 13 में ही कि भाई 368 लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। 368 में कोई पावर नहीं है पार्लियामेंट का स्पेशल, केवल एक प्रोसीजर है और 13(2) की लॉ की डेफिनेशन में वो भी आएगा और क्योंकि वह स्टेट भी है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट का कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 इज अ लॉ विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13(2), इसलिए अमेंडमेंट नहीं हो सकता। एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, जो रीजनिंग दिया उसने। दूसरी बात कही कि पार्लियामेंट को जो भी लेजिस्लेशन, जो भी विधायन, जो भी विधि बनानी होती है, तो पार्लियामेंट को जो लॉ मेकिंग पावर मिला हुआ है वो कहाँ से मिला हुआ है? पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर कहाँ से मिला हुआ है? पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर मिला हुआ है आर्टिकल 245 से और एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल। तुरंत देखिए रहा तो आर्टिकल 245 में क्या है? आर्टिकल 245 में तुरंत देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 245 एंड एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल। 368 से कोई पावर नहीं मिलता है पार्लियामेंट को, केवल एक प्रक्रिया मात्र है। इसलिए 368 वाला जो लॉ बनेगा, अमेंडमेंट एक्ट जो बनेगा, वो 13(2) की लॉ की परिभाषा में आएगा। तो ये दो बहुत स्पष्ट बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कही आपका ये, और यह कह दिया
कि पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट एक्ट वाला लॉ बनाया जाता है 368 में, वह 13(2) की लॉ की परिभाषा में आता है। इसलिए अमेंडमेंट एक्ट भी फंडामेंटल राइट्स का चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन एट द सेम टाइम इट गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। उसने कहा कि जो संशोधन अधिनियम आज के बाद 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के बाद जो अमेंडमेंट आएंगे उन पर ये लागू होगा। मतलब भविष्य में आने वाले कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट बनाएगी 368 में, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जो हुआ सो हुआ। गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। यहां तक क्लियर है? दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। तो आता है ना एक प्रश्न रीजनिंग और असर्शन का, कथन और कारण का जो एक प्रश्न आता है अक्सर, तो स्टेटमेंट लिखिए तो कथन लिखिए। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता है, ये कथन है। और कारण लिखिए। द सुप्रीम कोर्ट पुट लिमिटेशन on the amending power of parliament in the गोलकनाथ केस। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस के वाद में संसद के संशोधन करने के शक्ति को सीमित कर दिया, उस पर निर्बंधन लगा दिया। इसका आंसर क्या होगा? मालूम आंसरिंग कैसे होती है? ए बी सी डी का क्या माना जाता है आंसर? रीजन असर्शन के सवाल जब भी आते हैं तो अगर ऑप्शन आपका ए है, अगर आप ए करते तो मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट की व्याख्या करता है, तब आप लगाएंगे ए। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा वाला पहले वाले की सही व्याख्या कर रहा है तो आपका आंसर होगा ए। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है तो उसका ऑप्शन होता है बी। और पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आंसर होता है सी। और अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर होता है डी। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया उसमें क्या आंसर होगा? ए बी सी डी क्या होगा? फटाफट बताइए। ए करेक्ट। आगे आगे बढ़िए। केवल एक आदमी ने बताया आंसर अभी तक, प्रशांत ने। बाकी लोग बताएं कि बाकी लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, क्लास नहीं कर रहा है। ए आशीष पांडे ए। और बाकी लोग क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? ए धतरीश सिंह ए। बाकी लोग फटाफट, इसमें सोचना क्या है आप लोगों को? ए सब ए। बाकी लोग पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट क्या है? डी करेक्ट। प्रियंका से कहा डी। पहला स्टेटमेंट गलत है।
सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 1964 में अगर आप परीक्षा दे रहे होते तब आपका आंसर होता ए। 1971 में केशवानंद भारती केस आ गया था, उसके बाद से लॉ चेंज हो चुका है। 1964 में अगर आप लोगों ने परीक्षा दी होती तब इसका आंसर ए होता कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, और दूसरा आपने लिख दिया कि क्योंकि लिमिटेशन किया है। लेकिन अब तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, भले दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन 1964 में किसी का जन्म नहीं हुआ था, ना ही स्टूडेंट्स का, ना ही टीचर का, किसी जन्म नहीं हुआ था। लेकिन आज की तारीख में तो इसका आंसर है डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। केशवंत भारती केस के बाद फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, इसका आंसर है डी। इसलिए एग्जाम में वो पास करने की सबसे बड़ी टेक्निक है। देखिए 99% जो स्टूडेंट्स जाते हैं क्लास के अंदर मतलब एग्जाम देने में, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। फर्क कहाँ होता है कि जो स्टूडेंट जितने सवाल जानता है उसका वही सही उत्तर करे। तो कुछ स्टूडेंट जो सवाल आते हैं उसका उत्तर वहां गलत करके आते हैं, जानते हैं वो लेकिन वहां आंसरिंग गलत करते हैं। और कुछ जो है अगर जानते सही हैं तो सही उत्तर देकर आते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो जान आप सब लोग रहे थे, लेकिन झटके में आप लोगों ने सारे लोग क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। केवल एक ने सही किया, वो भी लास्ट में बताया उन्होंने, तो मैंने कई बार एम्फेसाइज किया। तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बुद्धि आपकी बहुत शांत होनी। एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। जितना आता है सही सही वो तो आपको सही करना ही है, जो नहीं आता वो भी सही करना है। और उसे कई तरीके हैं, जो सवाल आपको नहीं आता वो भी सही कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, गोलकनाथ केस तक, कि फंडामेंटल राइट्स के अमेंडेबिलिटी का क्या इशू था। तो एक सवाल ये भी आता है कि सबसे पहले पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को सीमित किसने किया, लिमिटेशन किसने लगाई। तो उसका आंसर आपका हुआ एक कहते हैं गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केशवंत भारती केस में लिमिटेशन लगाया बेसिक स्ट्रक्चर से, लेकिन सबसे पहले लिमिट किया था गोलकनाथ केस ने, उसने कहा कि आप कर ही नहीं सकते हैं। तो गोलकनाथ केस इस समय लॉ नहीं है, बट सवाल उस पर खूब आते हैं, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, लिमिटेशन ऑफ पावर और जो भी आपके हैं। अब जो स्थिति पैदा हुई, इसमें क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने पार्लियामेंट के पावर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, पार्लियामेंट के पावर को सीमित कर दिया। ये पार्लियामेंट को पसंद नहीं आया। यहीं पर पहली बार कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी। तो जो लिमिटेशन लगाया था जुडिशरी ने पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पर, कि उसके पावर्स पर, उसको नलीफाई, उसको शून्य करने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इट वाज बेसिकली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। संसद सर्वोच्च है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये बेसिक लड़ाई इसी में तय हुई 24th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसको कि केशवंत भारती केस में डिसाइड किया गया। तो लिखिए इसका बैकग्राउंड जो 24th अमेंडमेंट का है वो यही है कि गोलकनाथ केस ने जब पार्लियामेंट के पावर्स को अमेंड करने को सीमित कर दिया, उसको शून्य करने के, उसको नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट पास द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें कि उसने 5 महत्वपूर्ण प्रोविजंस रखे। देखिए पहला क्या क्या उसने अमेंड किया, इंपॉर्टेंट बातें। पहला, उसने अनुच्छेद 13 में एक प्रोविजन जोड़ दिया, 13(4), आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया। यह कहते हुए
कि अनुच्छेद 13 पर थ्री 368 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 13 का 368 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे ही 368 में भी एक क्लॉज जोड़ दिया, 368 क्लॉज 4 शायद जोड़ा, 368 में भी एक क्लॉज जोड़ दिया कि लिखिए 368 में जोड़ दिया कि इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन डू दिस। संजीत, थोड़ा सा आप जल्दी आ गए आज। एक प्रोविजन से आर्टिकल 13(4) जोड़ा कि अनुच्छेद 13 का प्रावधान 368 पर लागू नहीं होगा। दूसरा प्रावधान 368 में जोड़ दिया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड। मतलब कुछ भी होते हुए भी, संविधान में कोई प्रावधान कहीं पर है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है? एडिशन लिखिए, एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात क्या जोड़ा उसने? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग in this constitution, parliament by its constituent power can amend any provision of the constitution by addition, subtraction, repeal or anything। मतलब किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर सकता है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनीथिंग। और यहीं पर बेसिकली डिस्प्यूट आया, इसी प्रोविजन से, इसी बात से पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी जाहिर या स्थापित करने का प्रयास किया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन डू एनीथिंग। कुछ भी जोड़ सकती है, पर बदलाव कर सकती है, या रिपील, निरसन कर सकती है। दैट मीन्स पार्लियामेंट पर कोई भी लिमिटेशन नहीं रह जाएगी। इसी से आपका, इसी प्रोविजन से बेसिक स्ट्रक्चर आया, और इसी के व्याख्या करने में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की इस केस में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा प्रोविजन जो टाइटल है, देखिए निकालिए 368, तो आर्टिकल 368 निकालिए। आर्टिकल 368 उसका टाइटल क्या है? आर्टिकल 368 का टाइटल क्या है? टाइटल पढ़ा किसी ने? टाइटल है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। ये टाइटल बन गया, जबकि पहले था, इसके पहले प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। तो जो डिस्प्यूट पहले हुआ था गोलकनाथ केस वगैरह में, उसके पहले गोलकनाथ ने कहा कि 368 कोई पावर नहीं है,
उसी को नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट के द्वारा टाइटल चेंज कर दिया गया, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। पहले था केवल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तीन बातें हो गई है। चौथी बात, 368 में एक प्रोविजन और जोड़ दिया गया कि 368 में एक प्रोविजन जोड़ दिया गया, नथिंग इन आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू दिस आर्टिकल, मतलब 368। और पांचवी बात जो जोड़ी, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था अभी, पांचवी बात जो जोड़ी गई उसमें कि अगर अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा, जिस पर कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक है। प्रेसिडेंट was made to bound was made to sign that amendment bill compulsorily। तो पांच प्रोविजन जोड़े गए, पांचों का महत्व है। पहला क्या है, अनुच्छेद 13 में जोड़ा गया 13(4) कि आर्टिकल 13 368 पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब लॉ की डेफिनेशन से बाहर आ गया। तो 13(2) में लिखा हुआ ऐसा नहीं हो सकता है, वो 368 बरी हो गया। और 368 में भी एक जोड़ दिया गया कि कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 13 का 368 पर लागू नहीं होगा। मतलब 368 में जो भी अमेंडमेंट लॉ बनकर आएगा, दैट वाज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13 के रेस्ट्रिक्शन से अमेंडमेंट बिल बाहर हो गया। मतलब अमेंडमेंट द्वारा कुछ भी हो सकता, 13(2) आड़े नहीं आएगा। तीसरी बात, जो टाइटल चेंज कर दिया गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। मतलब 368 प्रोसीजर तो है जो पहले से था, अब पावर भी है, मतलब एक स्पेशल पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। शो कर दिया है कि 368 एक स्पेशल पावर है, केवल प्रोसीजर मात्र नहीं है। 245 और आपका एंट्री 97 से मतलब नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। अमेंड करने के लिए संसद को अपने अधिकार 245 से नहीं लेने हैं, एंट्री 97 शेड्यूल से नहीं लेना है। 368 स्वतः ही पावर दे देता है पार्लियामेंट को। और चौथा, अगर अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक है। और हमारे पार्लियामेंट द्वारा जितने भी बिल पास होते हैं, जो भी राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उसमें से केवल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, बाकी पर हस्ताक्षर बाध्य नहीं है। और पांचवा जो पॉइंट आपका है, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड any provision of the constitution by addition, variation और repeal। इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित करने का अधिकार है, उसमें चाहे जोड़कर, उसमें वेरिएशन बदलाव करके, या उसको निरसित करके, रद्द हटा के, डिलीट करके। तो ये पांच प्रोविजंस आपके हैं जो कि आपको रटे होने चाहिए, तो लिखना पड़ेगा फटाफट, ये पांच प्रोविजंस किए गए। दिस वाज अगेन चैलेंज इन केशवानंद भारती केस, जिस पर कि 13 जजेस की बेंच बैठी सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इसमें शंकरी प्रसाद के सज्जान सिंह में जो सिद्धांत बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पुनः स्थापित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 प्रोविजन थे, जो अनुच्छेद 13 में जोड़ा गया कि 368 पर लागू नहीं होगा, दूसरा प्रावधान कि 368 पर 13 का कोई कंट्रोल नहीं है, और तीसरा
पावर टू अमेंड एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ये भी कोर्ट ने कहा सही है। और चौथा, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। चारों को केशवानंद भारती केस ने यह कहा कि ये एकदम सही है, इसमें कोई भी असंवैधानिक नहीं है। और 368 स्पेशल अमेंडिंग पावर है, ये पहले से ही था, 24th अमेंडमेंट एक्ट आने के पहले से ही था। ये तो अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको और प्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया है। तो चारों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके कर दिया। बट जो उसने पांचवी बात थी, बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें, कोर्ट ने कहा, लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज गॉट वाइड पावर्स टू अमेंड, but they have not unlimited power. Their power is limited by the basic structures of the constitution. The parliament cannot amend, the parliament can amend any provisions of the constitution, including fundamental rights, but they cannot amend the basic structures. Parliament has got limited power. In our constitutional setup, no authority, however high it may be, has been granted unlimited power. Limited power is itself a basic structure of our constitution, and gave the principle of basic structure. Hence, fundamental rights can be amended by the parliament. But if any fundamental rights come under the category of basic structure, then it cannot be amended. जैसे राइट टू इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ये सब फंडामेंटल राइट्स भी हैं और बेसिक स्ट्रक्चर के कैटेगरी में भी आते हैं। तो ये करके आपका आंसर खत्म। अब इसको हिंदी में लिख लीजिए। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम के 4 प्रावधानों को तो संवैधानिक घोषित किया। इसमें 4 आपको मालूम ही है, जो 13 में जोड़ा गया, फिर 368 में जोड़ा गया, प्रोसीजर एंड पावर वाला, और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। 4 को तो कोर्ट ने कहा ये संवैधानिक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 5वें प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, यह कहते हुए कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संसद सर्वोच्च नहीं है, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। अतः संसद के पास विस्तृत अधिकार हैं, लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन वे प्रावधान
जो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं, उनका संशोधन नहीं हो सकता। हमारे देश में, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी संस्था चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। सीमित अधिकार, लिमिटेड पावर, सीमित अधिकार का सिद्धांत अपने आप में ही मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का एक प्रावधान है। सीमित अधिकार इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अतः संसद सामान्य विधि से मौलिक अधिकारों में और भाग 3 में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन संशोधन अधिनियम द्वारा, आर्टिकल 368 के प्रक्रिया द्वारा, संसद भाग 3 और मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है, मूलभूत ढांचे के प्रावधानों के दायरे में आता है, तो उस मौलिक अधिकारों का भी संशोधन नहीं कर सकती, जैसे समानता का अधिकार, पंथ निरपेक्षता का अधिकार इत्यादि। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन बनता है, डिस्कस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। हमारे संविधान की व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता पर चर्चा करिए। एक सवाल। दूसरा सवाल, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, इस कथन पर टिप्पणी करते हुए संसद के अधिकारों को किस तरीके से सीमित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर चर्चा करिए। In India, we have constitutional supremacy. Commenting on the statement, discuss how the powers of parliament has been limited by basic structure theory, by जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन दो क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। ये हम लोग डिस्कस नहीं किया है अभी, केवल एक आपको हल्का सा फीडबैक दिया है। तो कल हम लोगों ने एक सवाल लिखा था कि 368 लॉ के डेफिनेशन में आता है कि नहीं, केवल हमने उसका उत्तर दिया था। उसी का ही ऑफशूट था अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संशोधन, उसका हमने डिटेल आंसर किया आज। और इसी से निकलता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, लेकिन इसका डिटेल हम लोग व्याख्या नहीं किया है। तो कल वाले में से भी आज वाले में से भी दो सवाल हमेशा प्रीलिम्स में आते हैं और हर दूसरे साल एक सवाल मेंस में आता है।
आता इन क्वेश्चंस का आंसर सबको है, लेकिन जो सिस्टमेटिकली आंसरिंग कराएगा आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि 5 पेपर होता है पीसीएसजे में, केवल आप दो दो प्रश्न हर एक बाकी कैंडिडेट से अगर एक्स्ट्रा करके अच्छा करके आ जाते हैं, उनको मिलेगा सवाल जो अगर आएगा ये आज वाला तो सब लिख जाएंगे, लेकिन सबको मिलेगा 10 नंबर, आपको मिलेगा 15 नंबर। तो ऐसे ही 2 सवाल आप इतना अच्छा कर ले आएंगे तो आपके 10 मार्क्स एक पेपर में ज़्यादा हो गए, 5 पेपर में आपके 50 नंबर ज़्यादा हो गए। दोनों कैंडिडेट्स का ज्ञान बराबर, अब 50 नंबर का डिफरेंस, टॉपर आप फर्स्ट रैंक पाएंगे और नीचे वाला बाहर हो जाएगा। तो सारे कैंडिडेट्स का ज्ञान बराबर है, केवल दो दो सवाल जो सबको आ रहे हैं, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का उत्तर सारे कैंडिडेट्स लिखेंगे उसी में, लेकिन उसको मिला 15 में 10, आपको मिला 15 में 14। तो केवल दो दो प्रश्न ही बाकी लोगों से अच्छा करना है, रेस्ट तो जनरल आंसरिंग करेंगे ही आप, वहाँ सब लोग करते जनरल आंसरिंग, और यही 5 में मिला के अगर 50 नंबर बढ़ जाएगा, वो कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएंगे, फर्स्ट रैंक पर आ जाएंगे। इसलिए एक दो प्रश्न ही बाकी लोगों से अच्छा कर पाता है कैंडिडेट। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें ही केवल आप अगर तैयार कर ले आते हैं एग्जाम में, पांचों पेपर के सारे टॉपिक, सारे इश्यूज, सारे क्वेश्चंस आप चाहें कि हमारा टॉप क्लास की तैयारी हो जाएगी, वो कभी नहीं होगी। हो जाएगी, एग्जाम में नहीं आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। एलएलबी में कर ले आते हैं, एक पेपर आज, एक पेपर 5 दिन बाद, उस दिन तो तीनों पेपर, तीनों लॉ के पेपर, जीएस इंग्लिश 2 दिन में होता है, 20 लॉ के एक्ट पढ़ने हैं आपको। तो दैट मीन्स आपको सब कुछ सुपरफिशियल आंसरिंग करनी है वहाँ पर, केवल आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स जनरल आंसरिंग करके आते हैं, इसलिए 2-3 चीज़ें इतनी अच्छी तैयार हो हर पेपर में कि आप उसका आंसर बहुत अच्छा लिख कर आ जाएं। वही 10 मार्क्स आपका हर पेपर में बढ़ेगा, 50 नंबर हो जाएगा, आप अंदर हो जाएंगे। एक ऐसे एक्स्ट्रा हो गया, बाकी को 50 तो आपको 60 नंबर, बाकी को 10 तो आपको 20 नंबर। तो हर एक्ट में से, हर पे लॉग 1, 2, 3 जीएस इंग्लिश में से केवल दो दो चीज़ें आप आएंगी कि आपको बाकी लोगों से 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मिले, देन यू आर इन, ज्ञान सबका बराबर रहेगा। तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। तैयारी हमेशा एग्ज़ाम के लिए की जाती है, अपने लिए नहीं कि मुझे 10 घंटा पढ़ना, सारी किताब रट डालनी, सब कुछ कर जाना है। वो तैयारी आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपको तैयारी एग्ज़ाम के लिए करनी है, ये मानते हुए कि एग्ज़ाम में 3 दिन के अंदर होना है सारे पेपर्स, तो कैसे वहाँ पर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो आपकी तैयारी, मतलब आज की तारीख में भी तैयारी उसी दिन के लिए होनी चाहिए, आज को दिमाग में रख के नहीं। आज तो आप 20 घंटा पढ़ ही लेंगे, एक सेक्शन उठाएंगे, 20 घंटा पढ़ लेंगे सीआरपीसी, आपको 10 सेक्शन लगातार रट चुका रहेगा, कल फिर भूल जाएगा। तो ईच एंड एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल डे, उस दिन मुझे क्या करना है, अगर ये टॉपिक आएगा तो उस दिन मुझे क्या करना होगा, उसी की तैयारी करनी है आपको साल भर, तब आप पहली बार में ही ऊपर रैंक में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो जिसकी किस्मत होती है वो अंदर जाता है। 600 पद निकलते हैं अगर पीसीएसजे में, 500 निकलते हैं, तो फर्स्ट 50 तो मेहनत, हाँ इनको 50 में आना था, बाकी जो 450 हैं जिसकी किस्मत अच्छी है वो 450 अच्छे हैं, उसका दोबारा एग्जाम है तो 450 बाहर है, दूसरे 450 अंदर आ जाएंगे। तो आपको पहले 50 वाले में आना है, तैयारी उसी करनी है, और उसी को हम लोग लेकर ये क्लास कर रहे हैं। तो दिमाग से निकाल लीजिए कि सिलेबस खत्म करना ये पर्पस है क्लास का, तो दैट इज नॉट द डायरेक्ट आप फर्स्ट 50 की तैयारी कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन डे, इसलिए हर क्वेश्चन को, इशू को हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर ले जा रहे हैं। किसी को आज पूछना हो तो बताए, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लास टाइमिंग आप लोगों की चेंज होने वाली है, 9 to 9 बजे रात में रहेगा टाइमिंग आप लोगों का,
किसी को दिक्कत है टाइमिंग में? दिक्कत है 9 to 10 में? क्या टाइम है आपका?